दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है इटावा। इटावा जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिसका नाम है उसराहार। यही कोई शाम के 6 बजे का समय हो रहा होगा। एक काफी मैला कुचैला, फटा पुराना कुर्ता धोती पहने हुए 60 साल का बुजुर्ग किसान उस थाने पर पहुंचता है। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होते हैं। उसके पैरों में मिट्टियां लगी होती हैं और सर के ऊपर एक फटा पुराना मैला कुचैला गमछा बांधे हुए होता है। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो काफी मायूस था, काफी हैरान और परेशान था। उस थाने पर पहुंचने के बाद वो थानेदार के पास जाता है, दरोगा जी के पास जाता है और हाथ जोड़ करके कहने लगता है, साहब, माई बाप, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे गांव वालों ने मुझे बताया था कि इटावा में सस्ते बैल मिल जाते हैं। मेरी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और उसी खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा मैंने बैल खरीदने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं आया, मेरा पाकिट किसी ने काट लिया और मेरे पूरे पैसे ले लिए। साहब, मेरा रपट लिख लीजिए और मेरी पैसे किसी भी तरह से दिलवा दीजिए साहब। वो हाथ जोड़ करके मिन्नतें करने लग जाता है। दरोगा उसके तरफ देख करके मुस्कुराता है और कहता है कि मैं कैसे मान जाऊं कि तुम्हारा पाकिट किसी ने काटा है। हो सकता है कि तुमने पैसा फेंक दिया होगा, या हो सकता है कि तुमने शराब वगैरह पी करके कहीं इधर उधर पैसा कर दिया होगा और अब रपट लिखवाने की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से जब तुम जाओगे, तुम्हारे घर वाले पैसे के बारे में पूछेंगे तो तुम अपना रपट लिखवा करके अपना पीछा छोड़ाना चाहते हो। तुम्हारा रपट नहीं लिख सकता मैं। ये सारी चीजें जब दरोगा उसको कहता है तो वो काफी मायूस हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहने लगता है, साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मान जाइए। मैं बैल खरीदने के लिए आया था लेकिन किसी ने मेरा पाकिट काट लिया। अपने पाकिट को दिखाने लग जाता है, लेकिन दरोगा फिर भी उसकी बात को नहीं मानता है और कहता है, मैं तुम्हारा बात नहीं मान सकता हूँ और तुम्हारा एफआईआर नहीं लिख सकता। कोई भी रपट नहीं लिखाएगा, यहाँ से भाग जाओ तुम। दरोगा उस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को भगाने लग जाता है और वो काफी मायूस होकर के और थाने से बाहर निकलने लग जाता है। तभी एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, दादा, इधर आओ, रपट मैं लिखवा देता हूँ दरोगा जी से बात करके, लेकिन आपको खर्चा बर्चा देना पड़ेगा। वो व्यक्ति उससे कहता है कि ठीक है साहब, आप मेरा रपट लिखवा दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा तो पाकिट कट चुका है, लेकिन ठीक है, मैं किसी भी तरह से बंदोबस्त करके आपको खर्चा बर्चा दूंगा, लेकिन मेरा रपट लिखवा करके मेरे पैसे का बंदोबस्त करवा दीजिए। वो सिपाही कहता है कि ठीक है, वो तो बाद की बात है, चलिए मैं आपका रपट लिखवा देता हूँ, लेकिन खर्चा बर्चा निकाल लीजिए। कुछ पैसे की डीलिंग होती है, कुछ पैसे लेन देन की बात होती है और उसके बाद वो सिपाही ले जा करके और थानेदार के पास उस व्यक्ति को बैठा देता है और थानेदार से कहता है, साहब, इसको सारी चीजें मैंने बता दिया है, ये व्यक्ति तैयार है देने के लिए, आप इसका एफआईआर लिख लीजिए। थानेदार वहां पर उस व्यक्ति को बैठा करके और उसका रपट लिखने लग जाता है। रपट लिखने के बाद उस पेपर को उसके तरफ बढ़ाता है और कहता है, इसमें अपना साइन कर दो। साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? क्योंकि वो उसको देखने के बाद दरोगा यही सोच रहा था कि ये कहाँ पढ़ा लिखा होगा, ये तो अनपढ़ होगा और ये अंगूठा ही लगाएगा, क्योंकि उस समय के लोग ज्यादातर अंगूठा ही लगाते थे। ये बातें जैसे ही वो दरोगा उस व्यक्ति को कहता है, वो व्यक्ति कहता है, मैं साइन करूंगा। अपने पॉकेट से एक पेन निकालता है और उस पेपर के नीचे अपना नाम लिख देता है। उसके बाद जो वहां पर स्टम्प पैड पड़ा हुआ होता है, उस पैड को अपने तरफ लेता है और फिर अपने पॉकेट से एक रबर की मुहर निकालता है और उस मुहर को उस पैड में डाल करके और उस पेपर के ऊपर स्टंप लगा देता है। उस स्टंप को और उस सिग्नेचर को जैसे ही दरोगा देखता है, वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और उस थाने के अंदर हड़कंप का माहौल हो जाता है। सारे सिपाही इधर से उधर भागने लग जाते हैं। काफी अफरा तफरी मच जाता है। आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने अपना नाम लिखा था और अपना स्टंप लगा दिया था, जिसे देखने के बाद दरोगा की हालत खराब हो गई थी। थाने के अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल हो गया था। क्या बात थी, क्या कहानी था, इस सारी चीज को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी देश के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की है जिनको किसान नेता के नाम से भी जाना जाता था, जिनका नाम शायद आप सबको पता होगा, जिन्हें चौधरी चरण सिंह कहा जाता था। एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे कि इनके पास अगर कोई किसान, कोई मजदूर या कोई गरीब व्यक्ति किसी भी तरह का किसी का कोई कंप्लेन लेकर के चला जाता था तो उसका समाधान 100% ये निकालते थे। चाहे बेशक इन्हें खुद वहां पर पहुंचना होता था, लेकिन ये जरूर पहुंचते थे। हर विभाग में इनकी चर्चाएं थी कि कहीं पर भी ये किसी भी भेष में पहुंच जाते थे, अपना भेष बदल करके और वहां जा करके और औचक निरीक्षण करने के लिए माने जाते थे। किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि कब यहाँ पर, कब किस जगह पर ये किस भेष में पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। ऐसे ही एक बार कुछ किसानों ने इनके पास जाकर के कंप्लेन किया
इटावा के रहने वाले किसान जाकर के बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि हमारे यहाँ का एक थाना है जिसका नाम है उसराहार। वहां का जो थाना इंचार्ज है वो किसी भी तरह का कोई कंप्लेन अगर उसके पास लिखवाने के लिए जाते हैं तो लिखता नहीं है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी अगर एरिया में होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। और अगर इसके पास अगर कोई जाता है तो उससे पैसे लेता है, पैसे मांगता है और काम कुछ भी नहीं करता है। ये सारी चीजें जब इनको बताया जाता है और इनको बताया जाता है कि ये काफी परेशान कर रहा है वहां के लोगों को, आम जन को काफी ये तकलीफ दे रहा है, हर व्यक्ति को बिना किसी गलती के ही उठवा करके और थाने में ले जाकर के बंद करवा देता है, टॉर्चर करता है। और कोई भी अगर उसके पास एफआईआर लिखवाने के लिए जाता है तो एफआईआर नहीं लिखता है और पैसे मांगने लग जाता है। काफी परेशान करके रखा है साहब, इसका कुछ कीजिए। चौधरी चरण सिंह कहते हैं ठीक है, आप लोग जाइए। उनको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आपके सारे समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। और जब वो लोग सब चले आते हैं, कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को अगर कोई कंप्लेन किया जाए तो वो अपने नीचे के अधिकारियों को बताते हैं और वहां से जिसके अंदर में जो काम आता है अपने विभाग को बताते हैं और विभाग का जो अधिकारी होता है उसको सॉल्व करता है। लेकिन ये सारे काम अपने हाथों से करते थे। अगर ऐसा कोई किसान, कोई मजदूर या कोई गरीब किसी भी तरह का कंप्लेन इनके पास लेकर जाता था तो नीचे के अधिकारियों को नहीं बताते थे। ये उस काम को देखने और करने के लिए खुद भेष बदल करके वहां पर पहुंच जाते थे। और ऐसा ही कुछ हुआ। इटावा में इनकी मीटिंग थी, इटावा में इनका कोई फंक्शन था और वहां पर जब अपना काम करने के बाद, अपना जो भाषण वगैरह देने के बाद ये 6 बजे जब खाली होते हैं तो अपने लोगों के साथ जब ये जा रहे होते हैं, इनके साथ में पूरा इनका अमला होता है, 15-20 गाड़ियां इनके पीछे लगी होती हैं। सबको ये रुकवा देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कुछ काम है और इसके लिए मुझे एक कुर्ता, धोती और गमछे की पुराने किसी किसान की जरूरत है। एक व्यक्ति को भेजते हैं और वो व्यक्ति जाकर के एक किसान के घर से उसका फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ धोती, गंदा और एक गमछा लेकर के आता है और इनको दे देता है। अपने सारे लोगों को वहीं पर वो कुछ दूर रुकवा देते हैं और कहते हैं यहीं पर आप लोग रुको, तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद आप लोग इस थाने पर पहुंच जाना, मैं उसराहार थाने के पास जा रहा हूं। और वो कुर्ता, धोती और गमछा लेकर के बिना चप्पल का ऐसे नंगे पैर उस उसराहार थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सिपाही उनको रोकता है और कहता है कहाँ जा रहे हैं दादाजी, क्या दिक्कत है? फिर ये कहते हैं कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर बैल खरीदने के लिए आया था। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैंने थोड़ा बहुत किसी भी तरह से पैसे इकट्ठा किया था बैल खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे गांव वाले यहाँ से बैल खरीद करके ले जाते हैं। उन्होंने बताया था कि इटावा में काफी सस्ता बैल मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ बैल खरीदने आया था। लेकिन किसी ने मेरा पॉकेट काट लिया है, उसी का मैं रपट लिखवाने दरोगा जी के पास आया हूँ। वो सिपाही कहता है ठीक है, अंदर जाइए, दरोगा जी बैठे हुए हैं। वैसे शाम का 6 बज रहा है, अब आपका रपट वगैरह तो लिखाएगा नहीं, लेकिन आप जाइए मिल लीजिए। वो जाते हैं और दरोगा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और कहते हैं साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बैल खरीदने के लिए आया था, लेकिन किसी ने मेरा पॉकेट काट लिया साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किसी भी तरह से एक एक पाई जोड़ करके और यहाँ पर बैल खरीदने आया था, लेकिन मेरा कोई पॉकेट काट लिया साहब। मेरा रपट लिख दीजिए और मेरा पैसा कहीं से भी बंदोबस्त करवा दीजिए, दिला दीजिए साहब। दरोगा उनके तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है, जो तुम कह रहे हो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मुझे पता है कि तुमने पैसा कहीं न कहीं इधर उधर फेंक दिया होगा, तुम्हारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई मुझे नजर नहीं आती है। कौन मानेगा ये बात को कि तुम्हारा पॉकेट किसी ने काट लिया है? हो सकता है कि तुमने पैसा कहीं फेंक दिया होगा, कहीं गिरा दिया होगा, या हो सकता है कि तुमने नशा वगैरह करके इधर उधर फेंक दिया होगा। अब घर जाओगे तो तुम्हारे घर वाले पूछेंगे कि पैसा कहाँ गया, इसलिए तुम चाहते हो कि ये रपट लिखवा करके और घर वालों को बता दूंगा कि किसी ने मेरा पॉकेट काट लिया था और मैंने रपट लिखवाया था। तो ये चीजें नहीं होगी और मैं तुम्हारा रपट नहीं लिखूंगा, यहाँ से तुम चले जाओ। उस व्यक्ति को दरोगा भगाने लग जाता है। वो बार बार हाथ जोड़ करके मिन्नतें करते हैं, अपनी पॉकेट को दिखाते हैं कि ये देखिए मेरा पॉकेट कटा हुआ है, किसी ने काट लिया है, आप मेरा रिपोर्ट लिख दीजिए। लेकिन वो दरोगा उनका रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एक सिपाही को बुलाता है और कहता है कि इस व्यक्ति को बाहर करो, ऐसे ही फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है और परेशान कर रहा है, इसको निकालो जल्दी से। वो सिपाही उनका हाथ पकड़ करके और थाने से बाहर लेकर के जाता है और बाहर ले जाने के बाद कहता है दादाजी आपका रिपोर्ट मैं लिखवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खर्चा बर्चा करना पड़ेगा। वो कहते हैं कितना खर्चा बर्चा करना पड़ेगा? वो कुछ रकम बताता है, कुछ पैसे बताता है। तो वो कहते हैं कि इतना पैसे तो मैं कहाँ दे पाऊंगा, मैं जो पैसे लेकर के आया था वो तो किसी ने पॉकेट काट लिया मेरा,
इधर उधर मेरा पैसा सब हो गया, सब किसी ने ले लिया साहब, अब मैं कहाँ से आपको दूंगा। लेकिन वो जब सिपाही नहीं मानता है तो कहते हैं कि ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से, यहाँ पर मेरे एक दो रिश्तेदार हैं, मैं किसी से भी मांग करके आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरा रपट लिखवा करके मेरे जो पैसे गए हैं वो पैसा मेरी बड़ी मेहनत से आया है साहब, उसका बंदोबस्त करवा दीजिए। वो सिपाही कहता है हाँ हाँ ठीक है, वो बाद की बात है, वो आपका रपट लिखने के बाद उसके बारे में काम किया जाएगा, लेकिन पहले तो रपट लिखना है, उसके लिए आप पैसे मंगाइए, पैसा पहले दीजिए, उसके बाद आपका रपट लिखवाता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, आप चलिए रपट लिखवाइए, मैं तैयार हूँ, मैं तब तक थाने से नहीं जाऊंगा जब तक पैसा यहाँ आ नहीं जाएगा, जब तक आपको पैसे नहीं दे दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, मेरा रपट लिखवा दीजिए। उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो निकाल करके पैसे दे देते हैं और कहते हैं लीजिए साहब और रपट लिख लीजिए। और फिर उसके बाद थानेदार जो होता है उनका एफआईआर लिखने लग जाता है। एफआईआर जब लिख लेता है उसके बाद उनसे कहता है कि हाँ बोलो, अब तुम इस पे साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे। एफआईआर करके वो मुस्कुराता रहता है और सोचता है कि ये तो बुढ़ा आदमी है और गरीब आदमी है, फटेहाल आदमी है, ये पढ़ा लिखा कहाँ होगा कि साइन करेगा। तो उसके तरफ एक सिपाही जो स्टैम्प पैड होता है उनके तरफ ले आकर के रख देता है और कहता है ये अंगूठा लगाओ। कभी ये कहते हैं कि नहीं मैं अंगूठा नहीं, मैं साइन कर दूंगा। वो पेपर को लेते हैं और उस पर अपना नाम लिखते हैं और पूरा नाम चौधरी चरण सिंह जैसे ही लिखते हैं, इनके नाम को देखने लग जाता है थानेदार और उसके बाद उस स्टम्प पैड को लेकर के अपने पैकेट से एक मुहर निकालते हैं और उस मुहर को उस कागज के ऊपर लगा देते हैं। उस पर लिखा होता है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत, ये चीजें जैसे ही वो लगा देते हैं अपना मुहर, उसे देखने के बाद वहां पर दरोगा बैठ नहीं पाता, खड़ा हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके सिर से पसीने छूने लग जाते हैं। और ये चीजें जैसे ही वहां पर जो सिपाही खड़ा होता है, धीरे धीरे पूरे थाने के सभी लोगों को पता चल जाता है और पूरे थाने में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वो जो दरोगा होता है हाथ जोड़ने लग जाता है और कहता है कि साहब मुझे पता ही नहीं था कि आप हैं। और उसके बाद चौधरी चरणजीत सिंह जी उसको काफी उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा काफी दिनों से मेरे पास कंप्लेन था और उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें रंगों हाथ पकड़ा हूँ। तब तक वहां पर उनकी सारे लोग आ जाते हैं, सारी टीम आ जाती है, सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जाते जाते वो उल्टी सीधी बातें उनको सुनाने के बाद वो कहते हैं कि ये जितना भी थाना है, ये थाना आज के बाद से इमीडिएट एक्शन से ये सस्पेंड होना चाहिए। पूरे थाने को वहां पर सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। इस तरह के थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीब लोगों के लिए कभी भी किसी भी भेष में पहुंच जाते थे और उनकी परेशानियों को सॉल्व करते थे। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश में कोई नहीं हुआ है कि जो खुद भेष बदल करके और इन लोगों को उनकी जो सजा देना होता उसको सजा देते थे और गरीबों और किसानों का मदद करते थे। आपको ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।